पहला प्रश्न है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है जीवाणु से, फफूंदी से, ईस्ट से, शैवाल से। आंसर सही होगा बी, फफूंदी से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। फफूंदी को विज्ञान की भाषा में कवक भी कहते हैं, अर्थात फंजाई भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पाचक गोलियां बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ईस्ट, फफूंदी, शैवाल, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए, ईस्ट। पाचक गोलियां बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ईस्ट का उपयोग पावरोटी बनाने में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, गीले ब्रेड पर निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होती है? ऑप्शन है ईस्ट, फफूंदी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी, फफूंदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी जीवाणु मनुष्य के कोलन में पाया जाता है? ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, स्यूडोमोनास, क्लास्ट्रोडियम, एस्चेरिचिया कोलाई। आंसर होगा डी, एस्चेरिचिया कोलाई, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, दीमकों की आंत्र में सेल्यूलोज पाचन हेतु कौन उपस्थित रहता है? ऑप्शन है ईस्ट, जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल। आंसर होगा बी, जीवाणु। दीमक को सामाजिक कीट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों को निम्नलिखित में से किसकी सहायता से देखा जा सकता है? ऑप्शन है माइक्रोस्कोप, हैंड लेंस, नग्न आंखों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए, माइक्रोस्कोप से सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में ईस्ट सहायता करता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, ग्लूकोज, एल्कोहल, लवण। आंसर होगा सी, एल्कोहल के उत्पादन में ईस्ट सहायता करता है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड रोग का कारक है? ऑप्शन है कवक, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ। आंसर होगा सी, जीवाणु अथवा बैक्टीरिया टाइफाइड रोग का कारक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन के कारण ईस्ट मैदा में डफ उत्पन्न करता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, दूध में जीवाणु की क्रिया होती है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, नमकीन। आंसर होगा बी, अम्लीय। अगला प्रश्न है, जीवाणु है केवल एरोबिक, केवल एनारोबिक, एरोबिक तथा एनारोबिक दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा सी, एरोबिक तथा एनएरोबिक दोनों। अगला प्रश्न है, विषाणु है जीवित जीव, अजीवित जीव, जीवित एवं अजीवित के बीच का जीव, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा सी, जीवित एवं अजीवित के बीच का जीव है। जब जीवित कोशिका में पहुंचते हैं विषाणु तो ये गुणन करते हैं, अर्थात जब जीवित शरीर में पहुंचते हैं तभी गुणन करते हैं, अन्यथा मृत के समान होते हैं। इसीलिए जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको मिलाकर मुख्यतः अचारों को संरक्षित करते हैं? ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। आंसर होगा बी, एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लेग्यूमिनस जड़ों में पर्यावरणीय नाइट्रोजन स्थिर की जाती है? ऑप्शन है पर्णहरिम, कार्बन डाइऑक्साइड, जीवाणु, उपयुक्त सभी। आंसर होगा सी, जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव जीवाणु जैसे राइजोबियम, नाइट्रोबैक्टर, एजोटोबैक्टर आदि होते हैं। अगला प्रश्न है, रोग कारक सूक्ष्म जीवों को कहते हैं? ऑप्शन है माइक्रोब्स, पैथोजेंस, एंटीबॉडीज, उपयुक्त सभी।
आंसर होगा बी, पैथोजेंस। अगला प्रश्न है, भोज्य पदार्थों में नमक मिलाने से संरक्षण में सहायता मिलती है। नमक भोज्य पदार्थों से जल निकाल देता है, नमक क्षारीयता बढ़ा देता है, नमक तापक्रम को कम कर देता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा ए, नमक भोज्य पदार्थों से जल निकाल देता है। अगला प्रश्न है, एथलेट्स फुट और रिंगवर्म का कारक है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ। इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी, कवक, अर्थात कवक के द्वारा एथलेट फुट्स और रिंगवर्म होता है। अगला प्रश्न है, एड्स है एक जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित, कवक जनित। आंसर होगा बी, एड्स विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोगों का अति सामान्य वाहक है मच्छर, गाय, कुत्ता, घरेलू मक्खी। आंसर होगा डी, घरेलू मक्खी संक्रामक रोगों का कारक होती है, वाहक होती है। अगला प्रश्न है, जैम एवं स्क्वैश को निम्नलिखित में से किससे मिलाकर संरक्षित किया जाता है? ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, सोडियम बेंजोएट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। आंसर होगा बी, सोडियम बेंजोएट। अगला प्रश्न है, पादप नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? ऑप्शन है नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, उपयुक्त सभी। आंसर होगा ए, नाइट्रेट्स के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं पौधे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक है? इंसुलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, डेक्ट्रोज, अल्कोहल। आंसर होगा बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मलेरिया रोग होता है? ऑप्शन है ए, विषाणु, बी, जीवाणु, सी, प्रोटोजोआ, डी, कवक। आंसर होगा सी, प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है, कोढ़ का कारक है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। आंसर होगा ए, जीवाणु कोढ़ का कारक होता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोवंस का होस्ट है एनाफ्लीज मच्छर, कुत्ता, केंचुआ, घरेलू मक्खी। आंसर होगा ए, एनाफ्लीज मच्छर मलेरिया रोग फैलाता है। अगला प्रश्न है, विषाणु अक्रिय होते हैं पोषक कोष के बाहर, पोषक कोष के अंदर, उपयुक्त दोनों में, इनमें से किसी में नहीं। आंसर होगा ए, पोषक कोष के बाहर विषाणु अक्रिय होते हैं, अर्थात निष्क्रिय रहते हैं, मृत रहते हैं और पोषक कोष को पाते ही सक्रिय हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रोटोजोआ का निश्चित आकार होता है? अमीबा, पैरामीशियम, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी, पैरामीशियम का आकार निश्चित होता है। अगला प्रश्न है, केल्प है लाल शैवाल, नीला हरा शैवाल, भूरा शैवाल, उपयुक्त सभी। आंसर होगा सी, केल्प भूरा शैवाल होता है। अगला प्रश्न है, लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ऑप्शन है भूरे शैवाल, हरे शैवाल, लाल शैवाल, उपयुक्त सभी। आंसर होगा सी, लाल शैवाल के कारण लाल सागर का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है, मशरूम एक प्रकार का है ईस्ट, शैवाल, फफूंदी, प्रोटोजोआ। आंसर होगा सी, फफूंदी, अर्थात मशरूम एक प्रकार की फफूंदी होती है अथवा कवक है जो सब्जी के रूप में खाया जाता है। चने में किस प्रकार का अंकुरण होता है? तो इसका आंसर होगा अधोभूमिक अंकुरण। अधोभूमिक अंकुरण किन में पाया जाता है, कुछ और उदाहरण आपको बता देते हैं। जैसे मटर, मूंगफली, आम, मक्का आदि में भी अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंकुरण में बीजपत्र भूमि के ऊपर निकल जाने पर यह किस प्रकार का अंकुरण होता है? तो उत्तर होगा इसका भूम्योपरिक अंकुरण होता है।
होम्योपैथिक अंकुरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं आपको बता दें। इमली, कपास, खीरा, पपीता, नीम, सेम आदि होम्योपैथिक अंकुरण के उदाहरण होते हैं। इन दोनों प्रश्नों पर कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको और बता देते हैं। टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन या अंकुरण के प्रकार में अंकुरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, होम्योपैथिक अर्थात एपिगील और अधोभूमिक अर्थात हाइपोगील। तो जो होम्योपैथिक अंकुरण होता है या एपिगील जर्मिनेशन होता है, इसमें अंकुरण के समय बीजपत्राधार तीव्र गति से वृद्धि करता है, जिससे बीजपत्र भूमि के बाहर निकल आते हैं और इसे ही होम्योपैथिक अंकुरण कहा जाता है। अर्थात जब बीजपत्र भूमि से बाहर निकल आए तो उसे होम्योपैथिक अंकुरण, उदाहरण के रूप में अभी आपको बताया ही था, इमली, कपास, खीरा। और अधोभूमिक अंकुरण में क्या होगा, जब बीजपत्र भूमि के अंदर ही रह जाते हैं तो उसे अधोभूमिक अंकुरण कहा जाता है। इस वजह से चना है, मटर है, मूंगफली है आदि उदाहरण आते हैं। अगला प्रश्न है, बीजांकुरण में नमी के अभाव में क्या होता है। मतलब जब बीज अंकुरित होने लगता है और नमी न रहे तो क्या होगा, तो इसका आंसर होगा अंकुरण नहीं होगा। अर्थात नमी के ना होने पर अंकुरण नहीं होगा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि बीजों के अंकुरण के लिए मुख्य रूप से जल, वायु, ताप, खाद्य पदार्थ आदि चीजों की आवश्यकता होती है और जल या नमी न होने पर अंकुरण नहीं होगा। अगला प्रश्न है, मक्का के दाने के किस भाग में भोजन संग्रहित रहता है। तो मक्का का दाना एक बीजपत्री पौधा होता है या एक बीजपत्री बीज होता है। तो मक्का के दाने में भोजन भ्रूणपोष में संग्रहित रहता है, अथवा भ्रूणपोष को अंग्रेजी में कहें तो इंडोस्पर्म में संग्रहित रहता है, संचित रहता है। अगला प्रश्न है, उस संरचना का नाम बताइए जिसके द्वारा बीज फल से लगा रहता है। यानी ऐसी संरचना का नाम बताना है जिससे बीज फल से जुड़ा हुआ होता है। तो आंसर होगा इसमें बीजांड वृंत, अर्थात बीजांड वृंत के द्वारा बीज फल से लगा होता है। अगला प्रश्न है, बीजों के अध्ययन के लिए कितने घंटे पूर्व उन्हें भिगो देना चाहिए। अगर बीजों का हम अध्ययन करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो बीज को कितने घंटे पहले भिगोना चाहिए। आंसर होगा इसमें 24 घंटे पहले भिगो देना चाहिए। अगला प्रश्न है, संपूर्ण बीज के विभिन्न भागों की रक्षा कौन करता है। तो संपूर्ण बीज के विभिन्न भागों की रक्षा बीजावरण करता है, अर्थात जो बीज के ऊपर कवच रहता है कठोर सा, वही उसके विभिन्न भागों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, पौधे का पूरा प्ररोह तंत्र किससे बनता है। तो पौधे का पूरा प्ररोह तंत्र प्रांकुर से बनता है। जब बीज को मिट्टी में दबाया जाता है तो उसमें सबसे पहले मूलांकुर और फिर प्रांकुर निकलता है। मूलांकुर नीचे की ओर यानी मिट्टी की ओर अंधकार बह जाता है और जबकि प्रांकुर प्रकाश की ओर ऊपर की ओर जाता है। इसलिए प्रांकुर से पौधे का निर्माण होता है या प्ररोह तंत्र का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, अंकुरण में सबसे पहले वृद्धि कौन करता है। तो अभी मैंने बताया, अंकुरण जब होता है यानी मिट्टी में बीज को दबाया जाता है तो मूलांकुर ही सबसे पहले निकलता है, जड़ ही सबसे पहले बनती है और बाद में प्रांकुर निकल करके बाहर की ओर आता है। अगला प्रश्न है, अंकुरण के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी हैं। तो अंकुरण के लिए आवश्यक दशाएं भोजन, ऑक्सीजन, नमी, ताप आदि चीजें होती हैं। अगला, बीजपत्र मृदा से बाहर क्यों निकल आते हैं। तो जब बीजपत्राधार या हाइपोकॉटिल में अधिक वृद्धि होती है तभी बीजपत्र बाहर निकलते हैं, अर्थात बीजपत्राधार में अधिक वृद्धि के कारण बीजपत्र मृदा से बाहर निकल आते हैं। अगला प्रश्न है, अधोभूमिक अंकुरण में बीजपत्र भूमि में क्यों रह जाते हैं। यानी जब अधोभूमिक अंकुरण होता है तो उसमें बीजपत्र भूमि के अंदर ही क्यों रह जाते हैं। तो इसका आंसर होगा बीजपत्रोपरिक पे वृद्धि होती है, अर्थात जब बीजपत्रोपरिक में वृद्धि होगी या इपीकॉटिल में वृद्धि होगी तब क्या होगा कि बीजपत्र भूमि में ही रह जाते हैं। तो जब हाइपोकॉटिल में वृद्धि होती है तो बीजपत्र भूमि से बाहर निकल आते हैं, मृदा से बाहर निकल आते हैं, लेकिन जब इपीकॉटिल में वृद्धि होती है तो बीजपत्र भूमि में ही रह जाते हैं। अगला प्रश्न है, बीज क्या है या बीज किसे कहते हैं। तो बीज फल के अंदर बनने वाली वह विशेष संरचना होती है जो बीजांड के निषेचन के बाद परिवर्धित होती है।
उसे ही बीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बीज कितने प्रकार के होते हैं? तो बीज मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री। इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। एक बीजपत्री क्या है, द्विबीजपत्री क्या है, और इन दोनों का अंतर वाला भी वीडियो पड़ा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रूण के भाग बताइए। तो भ्रूण के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, बीजपत्र और अक्ष या भ्रूणाक्ष। तो भ्रूण या एम्ब्रियो के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटलेडेंस। इस प्रकार से इसके 2 भाग हो गए, बीजपत्र और अक्ष। अगला प्रश्न है, चने के बीज का आकार लिखिए। तो इसका आंसर होगा, चने के बीज छोटे आकार के होते हैं और एक ओर चौड़े तथा दूसरी ओर क्या होते हैं, चोंचदार होते हैं, जैसे पक्षियों की चोंच होती है। अगला प्रश्न है, अंकुरण कितने प्रकार का होता है? तो अभी मैंने इसके पहले बताया था, अंकुरण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, भूम्योपरिक अंकुरण और अधोभूमिक अंकुरण। अगला प्रश्न है, जरायुस्ता क्या होती है? तो बीज का फल के अंदर ही अंकुरित होना जरायुस्ता कहलाती है, और एक शर्त है, जब वह मात्र पौधे से ही लगा हो। अर्थात इसकी परिभाषा होगी, जब बीज मात्र पौधे से लगा हो और फल के अंदर ही अंकुरण हो जाए तो उसे ही जरायुस्ता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपयोगिता के प्रदर्शन में क्षारीय पायरोगैलॉल का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन को सोख लेता है और ऑक्सीजन के बिना अंकुरण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा, कैरोलस लिनियस ने किया था। इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, अथवा कहा जाए हिंदी में तो वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर होगा, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने किया था। अगला प्रश्न है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो जेनेटिक कोड की खोज हरगोविंद खुराना ने की थी। अगला प्रश्न है, विश्व में कितने प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं? विश्व में कितने प्रकार की वस्तुएं? तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की, जीवित और निर्जीव, अर्थात जीवित और अजीवित, मतलब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। 2 प्रकार की वस्तुएं विश्व में होती हैं। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट हुक ने किस शब्द को प्रतिपादित किया था? तो रॉबर्ट हुक ने सेल को प्रतिपादित किया या कोशिका को खोजा था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, प्रथम वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो प्रथम वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिक लुई पास्चर थे। नेक्स्ट, टोबैको मोज़ेक वायरस को विमुक्त करने का कार्य किसने किया था? तो टोबैको मोज़ेक वायरस को विमुक्त करने का कार्य W.M. स्टैनले ने किया था। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान क्या है? तो जीवित वस्तुओं के विज्ञान को ही जीव विज्ञान कहा जाता है, या जीवित वस्तुओं के ज्ञान को ही जीव विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न है, आकारिकी क्या है? तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो पौधे के विभिन्न भागों की रचना और रूप के बारे में ज्ञान कराती है, उसे आकारिकी कहा जाता है। आकारिकी को अंग्रेजी में मार्फोलॉजी कहा जाता है। तो वह शाखा जो पौधे के विभिन्न भागों की रचना और रूप के बारे में ज्ञान कराती है, उसे ही आकारिकी कहते हैं। अगला है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत वातावरण के अनुसार पौधे अथवा पौधों की बनावट और उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में इकोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान या बॉटनी के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो वनस्पति विज्ञान या बॉटनी के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य पौधों के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना है। अर्थात पौधों के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना ही बॉटनी का उद्देश्य है या वनस्पति विज्ञान का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, पौधों से प्राप्त होने वाली 2 औषधियों के नाम लिखिए। ऐसी 2 औषधियों के नाम बताना है जो पौधे से प्राप्त होती हैं। तो कुनैन और पेंसिलिन पौधे से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान की 2 प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। तो जीव विज्ञान की 2 प्रमुख शाखाएं
जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान होते हैं। अर्थात जीव विज्ञान को या बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया मुख्य रूप से, जूलॉजी एंड बॉटनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की शाखाओं का वर्णन कीजिए। तो वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं मुख्य रूप से मौलिक वनस्पति विज्ञान तथा दूसरी व्यवहारिक वनस्पति विज्ञान होती है। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक वनस्पति विज्ञान की दो शाखाओं का वर्णन कीजिए। तो व्यवहारिक वनस्पति विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं कृषि विज्ञान और मृदा विज्ञान है। इसके अलावा भी जैसे हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान होता है, पादप रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी होता है, भेषज विज्ञान होता है और भी कई शाखाएं हैं इसमें जो व्यवहारिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में कहा गया था कि किन्हीं दो शाखाओं को बताइए। तो दो शाखाएं मुख्य रूप से कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर और मृदा विज्ञान। अगला प्रश्न है, वनस्पति जगत का आधुनिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका उत्तर होगा ओसवाल्ड टिप्पो ने। अर्थात वनस्पति जगत का आधुनिक वर्गीकरण ओसवाल्ड टिप्पो ने सन 1942 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइटा संघ के दो प्रमुख लक्षण बताइए। ब्रायोफाइटा संघ के दो लक्षणों में पहला, पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है और दूसरा, प्रायः ये नम स्थानों पर उगते हैं या छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। ये दो प्रमुख लक्षण होते हैं ब्रायोफाइटा संघ के। अगला प्रश्न है, अनावृत बीजी एवं आवृत बीजी पौधों में प्रमुख अंतर बताइए। अर्थात जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच प्रमुख अंतर बताना है। तो इसका आंसर होगा, अनावृत बीजी पौधों में एकल निषेचन होता है जबकि आवृत बीजी पौधों में दोहरा निषेचन होता है। इसके अलावा भी कुछ अंतर आपको बता देते हैं। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनके जननांग शंकु के रूप में होते हैं, जबकि जो एंजियोस्पर्म होते हैं इनके जननांग पुष्प बनाते हैं, अर्थात पुष्प में बदल जाते हैं। और एक बता देते हैं आपको कि इनमें जो अनावृत बीजी होते हैं या जिम्नोस्पर्म होते हैं इनमें परागण वायु के द्वारा होता है, जबकि जो आवृत बीजी होते हैं या एंजियोस्पर्म होते हैं इनमें परागण वायु, कीट, जल एवं अन्य जंतुओं के द्वारा भी होता है। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।